हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और कल मैंने डिस्कस किए थे 420 क्वेश्चन तक। आज मैं लेकर आई हूँ 421 क्वेश्चन से डिस्कस कराने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है, या उपरोक्त सभी? तो भाई बुद्धि तो सभी करती है ना, समायोजन भी करती है, सीखने की क्षमता भी बुद्धि से होती है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम भी बुद्धि है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, या किसने कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कहा है स्कीनर ने। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो ये है टर्मेन। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है 1900। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो ये लगते हैं 280 दिन। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने महीने लगते हैं? तो ये 9 महीने। ठीक है, नवजात शिशु का भार होता है, नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड? तो नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए? क्या नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण या तटस्थ? तो देखो, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, मानव जीवन किन दोनों के योगदानों का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं? तो जब विकास की बात आ जाती है ना, तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का ही योगदान होता है। ठीक है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? या किसने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं? ये कहा है पियाजे ने। धारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अब धारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो ये है बौद्धिक विकास का हिस्सा। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगेगा। बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता चलता है। तो देखो, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे ऐसा तो है नहीं, उपलब्धि का पता चलता है ऐसा भी नहीं, शिक्षकों की उपलब्धि ये भी नहीं। हमें ये जानना है कि हमने जो पढ़ाया है वो बच्चों को कितना आया है, इसलिए मूल्यांकन करना है ना कि बच्चे कितना सीख पाए हैं। इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ये तो सत्य है। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, ऐसा तो है नहीं। परिवार में तो ज्ञान लेता है ना वो परिवार से। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ऐसा नहीं है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ऐसा भी नहीं है। बच्चे समाज से भी सीखते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो देखो, बच्चों में अगर नैतिकता की स्थापना करनी है तो सबसे अच्छा तरीका है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की क्या विशेषता है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या बौद्धिक विकास? तो शिक्षा का अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चे का हमें सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास में सब कुछ आ जाता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सब कुछ है ना। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए, ऐसा नहीं है। शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बटा देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, ये भी नहीं है। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हो, आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करोगे। तो भैया, हम कभी भी बच्चों को मातृभाषा बोलने से रोक नहीं सकते और अंग्रेजी बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, और ना ही हम बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? तो शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें कौन सा नहीं है?
7 बुद्धि के प्रकार बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं, तो 7 बुद्धि के प्रतिमान बताए हैं इन्होंने। तो उनमें से कौन सा नहीं, देखो स्थानिक बुद्धि है, भावात्मक बुद्धि है, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि है, लेकिन भावात्मक बुद्धि नहीं है। योगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती? स्वीकार्यता से संबंधित होती हैं, क्रांति से होती हैं, अनुकूलन से होती हैं, लेकिन प्रतिरोध से संबंधित नहीं होती। ठीक है। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय कौशल, परियोजना कार्य या मौखिक प्रश्न। तो देखो, रचनात्मक निर्धारक जानना, अगर हम वार्तालाप करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि बच्चा कैसे रचना करके अपने वाक्यों को बोल रहा है, तो ये तो सही है। परियोजना से भी समझेंगे, मौखिक प्रश्न से भी समझेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न से नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो एक वर्ड में आंसर दे देगा, तो उसके रचनात्मक होने का हमें परिणाम नहीं मिल पाएगा। ठीक है। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना, ऐसा नहीं है। उपचारात्मक कार्यक्रम के विशेष प्रकृति की आवश्यकता, ये भी नहीं। अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना, छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना ही नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो देखो, बच्चा क्या सीखता है? जो उसके मम्मी पापा करते हैं बचपन से, वही तो वो सीखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सबसे अच्छा तरीका है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। ठीक है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से। उसको क्या कहा जाता है? देखो, जब बच्चा समाज में रहता है, दूसरे के परिवार को देखता है तो सीखता है, तो ये क्या होगा? ये सामाजिक अधिगम होगा। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? किस सिद्धांत में है? यह है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में। और ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यालय को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु, शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, ऐसा नहीं है। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कारक के रूप में, ये भी नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधक के रूप में, ये भी नहीं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन या शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का क्या तात्पर्य है? शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है। तो यहीं तक थी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।